प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, like a dying duck in a thunderstorm. Like a dying duck in a thunderstorm, इसका क्या मीनिंग है? बैड स्विमर और प्रैक्टिशनर, बुरा स्विमिंग करने वाला। फेयरफुल और स्केयर्ड ऑफ वाटर, जो पानी से डरता हो। डिजेक्टेड और होपलेस, डिजेक्टेड मतलब होता है उदास, तो उदास और निराश फील करना। हार्मफुल और विजिलेंट, हार्मफुल विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल रहना, सतर्क रहना। सो लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, इसका क्या मीनिंग होता है? बैड स्विमर, उसको तैरना नहीं आता, पानी से डर लगता है। रिजेक्टेड या होपलेस या हार्मफुल और विजिलेंट, इसका मतलब होता है, इसका पानी से रिलेशन नहीं है, डक का, ये मत सोचना वाटर से या बैड स्विमर से है। इसका मतलब होता है डिजेक्टेड और होपलेस, निराश और उदास फील करना। डिजेक्टेड मीन्स अपसेट, उदास होना, तो डिजेक्टेड और होपलेस, निराश या उदास फील करना, सैड फील करना, इसका मतलब होता है लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी इजी टू कंप्लीट। वेरी इजी टू कंप्लीट, अब यहाँ पे आपको मीनिंग दिया हुआ है वेरी इजी टू कंप्लीट। आपको ईडियम बताना है, इन चारों में से कौन सा ईडियम होगा जिसका मीनिंग ये हो वेरी इजी। Idioms given है the last straw, snowball effect, a piece of cake, fair and square. Very easy to complete. Very easy के लिए कौन सा idiom हम यूज करते हैं? A piece of cake, सुना भी होगा कई बार। piece of cake, a piece of cake का मतलब होता है कुछ बहुत easy, बहुत आसान। सो आंसर हो जाएगा piece of cake. A piece of cake means something very easy. बाकी idioms का meaning देख लेते हैं। The last straw. Last straw means a final small problem that makes a situation unbearable. एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है, फाइनल स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है पर वो ही बर्दाश्त नहीं हो रही, दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबेयरेबल। जैसे हिंदी में भी कैसे, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, ये बड़ी सी प्रॉब्लम तुम पार कर चुके हैं, छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है लेकिन उसे निकलना मुश्किल हो रहा है। इट मेक्स अ सिचुएशन अनबेयरेबल, उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। तो छोटी सी प्रॉब्लम रह गई है लेकिन वही मुश्किल हो रहा है बर्दाश्त करना उसको। सो लास्ट ड्रॉ मीन्स अ फाइनल सॉल्व प्रॉब्लम दैट मेक्स अ सिचुएशन अनबेयरेबल। लास्ट ड्रॉ है, फाइनल प्रॉब्लम है, ठीक है, लास्ट फाइनल याद रख लेना। स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब होता है अ सिचुएशन वेयर समथिंग ग्रोज बिगर। एक ऐसी सिचुएशन जब कोई चीज़ बड़ी होती जाती है, जैसे कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम बड़ा होता जाना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल इफेक्ट, जो स्नो से बड़ी बनी हुई बॉल थी ना, बड़ी होती जा रही है। स्नोबॉल इफेक्ट मीन्स समथिंग ग्रोज बिगर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, जस्ट, ईमानदार, जायज, उसे हम कहते हैं फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर से याद ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, इसका मतलब क्या होता है? डू नॉट बिहेव इन अ फेयर वे, सही तरीके से बिहेव नहीं करना। एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, मतलब दिखा तो रहे हो कि तुम दुखी हो, इनसिंसियर, पर वो सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है। टू प्लीज एवरीवन, सबको खुश करना। एन इरिवोकेबल स्टेप, आप एक ऐसा कदम उठा लेते हो जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी चेंज। इरिवोकेबल मतलब होता है अनचेंज, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है? तो सुना होगा मगरमच्छ के आंसू, इसका मतलब होता है एन इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ, मतलब ऐसा दिखाना कि दुखी है लेकिन एक्चुअली में कोई पछतावा है नहीं, इस ऐसे दिखाने के लिए झूठे मूठे आंसू बहाना, उसे हम कहते हैं crocodile tears, an insincere display of grief. Irrevocable means that something that cannot be changed or done undone, इसको दोबारा से पहले जैसा नहीं किया जा सकता, जिसे पलटा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं irrevocable। नेक्स्ट देखिए, अ ब्लू वाइट बॉय। ब्लू वाइट बॉय, इसका क्या मतलब है? वन हु इज फेवरेट, जो बहुत प्यारा हो, पसंदीदा हो, फेवरेट हो। एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, अनपरसीव्ड का मतलब होता है अननोटिस्ड, अननोटिस, जैसे कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन आपने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो अनपरसीव्ड मीन्स अननोटिस्ड, इग्नोर्ड। माइजर, माइजर का मतलब क्या होता है? कंजूस, इसके पास पैसा है पर वो खर्चता नहीं। एंड अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, घुसपैठिया, तो अनवेलकम इंट्रूडर को जबरदस्ती घुस जाता है ऐसे आपकी प्रॉपर्टी में, ठीक है, कहीं, तो उसे हम कहते हैं अन अनवेलकम इंट्रूडर।
अ ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड का मेरे का क्या मतलब होता है? ब्लू आइड बॉय मीन्स वन हु इज फेवरेट, जो बहुत प्यारा हो, आंखों का तारा हो, इसे कहते हैं ब्लू आइड बॉय. So unperceived means unnoticed and blue-eyed boy means one who is favorite. एक और होता है idiom apple of someone's eye. ऐसे apple of my eyes is apple of my eyes. Apple of my eyes या apple of somebody's eyes का मतलब भी होता है one who is favorite, जो बहुत प्यारा, आंखों का तारा हो. तो blue-eyed boy का मतलब भी होता है one who is favorite and apple of someone's eyes का मतलब भी होता है one who is favorite, जो बहुत प्यारा हो. ठीक है. नेक्स्ट देखिए ऑनेस्ट नेस्ट, इसका क्या मीनिंग होता है? अ बीज नेस्ट, किसी बी का नेस्ट. अ ट्रबल सम और हजारियस सिचुएशन, एक मुश्किल सिचुएशन, खतरनाक कोई सिचुएशन. डिफिकल्ट टास्क, एक मुश्किल काम. अ हाउस बिल्ट विथ ग्रेट डिफिकल्टी, एक हाउस जो बहुत मुश्किल से बनाया जाता है. तो ऑनेस्ट नेस्ट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बीज नेस्ट नहीं होता है, मैं सोच लेना नेस्ट नेस्ट या फिर हाउस होगा, नेस्ट है तो हाउस से रिलेट करेगा, नहीं, ये मतलब नहीं होता इसका. ऑनेस्ट नेस्ट का मतलब होता है अ ट्रबल सम और हजार्डस सिचुएशन, एक मुश्किल वाली सिचुएशन, ये थोड़ी मुश्किल है, हार्मफुल सिचुएशन है, उसके लिए हम कहते हैं ऑनेस्ट नेस्ट. अ हजार्डस और ट्रबल सम सिचुएशन, ये नेस्ट या हाउस से रिलेटेड नहीं है. नेक्स्ट, हिज रिमार्क्स मेड द मैटर वर्स, उसके जो रिमार्क्स थे उसने मैटर को और ज़्यादा खराब कर दिया. मेड द मैटर वर्स, मामला और बिगाड़ दिया. कि इसके लिए कौन सा इडियम आना चाहिए मेड द मैटर वर्स के लिए? एडिड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना. स्पिल्ड द बीन्स, मेक अ स्प्लैश, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन. मेड द मैटर वर्स, आपने सुना होगा एडिड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डाल देना और ज़्यादा भड़का देना आग को, मतलब मेक द मैटर वर्स, और चीज़ों को और ज़्यादा बिगाड़ देना. तो इसका आंसर हो जाएगा एडिड फ्यूल टू द फायर. बाकी इडियम्स की मीनिंग देख लेते हैं. स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, बीन्स को बिल्कुल बिखेर दिया. तो रिवील अ सीक्रेट, किसी का भेद खोल देना, पोल खोल देना, उसे कहते हैं स्पिल द बीन्स. मेड अ स्प्लैश मीन्स अट्रैक्ट अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन, अट्रैक्ट अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन. जैसे कोई सेलिब्रिटी कहीं आता है किसी मॉल में इनोग्रेशन में, सो ही मेड अ स्प्लैश, मतलब उनको बहुत अटेंशन मिली, अट्रैक्टेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन. तो बहुत अटेंशन ग्रैब करना, उसे कहते हैं मेड अ स्प्लैश. स्पिल द मीन्स का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट. और किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन का मतलब है एक तीर से दो निशाने. ठीक है, एक चीज आपने दो काम कर लिए एक साथ. और एडिड फ्यूल टू द फायर, मेक द मैटर वर्स, मामला और बिगाड़ देना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 7th, ग्रीस समवन्स पाम, ग्रीस समवन्स पाम, इसका क्या मीनिंग होगा? टू ब्राइब समवन, फ्लैटर समवन, बीट समवन, अब्यूज समवन. ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना. फ्लैटर समवन, किसी की चापलूसी करना. बीट समवन, किसी को मारना. अब्यूज समवन, किसी को बुरा भला कहना. ग्रीस समवन्स पाम, ग्रीस समवन्स पाम का मतलब होता है टू ब्राइब समवन, किसी को रिश्वत देना, रिश्वत देना. नेक्स्ट देखिए, एन एक्स टू ग्रिंड, एन एक्स टू ग्रिंड, इसका क्या मतलब होता है? एन एक्स टू ग्राइंड, टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, प्रयास करना. बिटरली हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब हुआ अनफ्रेंडली, शत्रुतापूर्ण. बिटरली हॉस्टाइल मतलब जो जैसे किसी के मन में बहुत वैर होना, मैल होना, उसे कहते हैं बिटरली हॉस्टाइल. टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन, मतलब आप कोई काम करा रहे हो, कोई एक्शन कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपका कोई सेल्फिश मोटिव है, कोई निजी स्वार्थ है. टू टैकल अ प्रॉब्लम इन बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, प्रॉब्लम का सामना करना, बोल्डली प्रॉब्लम से डील करना, टैकल करना. ठीक है, प्रॉब्लम का सामना करना. तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है? उसके इसका मतलब होता है टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन, मतलब आप कोई काम करवा रहे हो, जैसे आप किसी कन्वर्सेशन में, किसी टास्क में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, आपका कोई सेल्फिश मोटिव है, आपका कोई अपना मतलब है, उसे हम कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, टू हैव अ सेल्फिश रीजन दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शन. ठीक है, मतलब आप अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है या आपकी कोई
कन्वर्सेशन में कोई हेल्प कर रहा है, कोई बहस में आपकी मदद कर रहा है किसी, तो उसका कोई सेल्फिश मोटिव है वो करने का, उसे कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट देखिए, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? अवॉइड रीडिंग एंड एंगेजिंग इन गॉसिप्स, पढ़ना छोड़कर गप्पे हाँकना, गॉसिप्स। अंडरस्टैंडिंग अ डीपर और हिडन मीनिंग, छुपा हुआ जो मीनिंग है, जो डीप मीनिंग है, उसे समझना। रीडिंग अ बुक, बुक पढ़ना। टेकिंग थिंग्स लिटरली, चीज़ों को सीरियसली लेना। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ डीपर और हिडन मीनिंग। किसी चीज़ का जो लाइन्स में मीनिंग दिख रहा है, तो उससे जो डीप मीनिंग है, जो छुपा हुआ मीनिंग है, गहरा मीनिंग है, उसको समझना। ठीक है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स मीन अंडरस्टैंडिंग अ डीपर और हिडन मीनिंग। थोड़ा जल्दी करते हैं, चलिए नेक्स्ट देखिए, अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, इसका क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु इज क्रिमिनल इन नेचर, a person who is bankrupt, a person who does not fit the job, a person who fits the job. A person who is criminal in nature, इसके आपराधिक मानसिकता, criminal mentality, a person of criminal mentality. A person who is bankrupt means a person who is not able to pay his debts, जो दिवाली हो गया, अपने कर्जे नहीं चुका पा रहा. A person who does not fit the job, जो किसी जॉब के लिए, काम के लिए फिट नहीं है, सही नहीं है. A person who fits the job, जो काम के लिए फिट है. तो स्क्वायर पैग इन राउंड होल का मतलब क्या होता है? देखो, हॉल राउंड था, बिल्कुल राउंड राउंड था, उसमें कुछ स्क्वायर आ गया, पहले सब राउंड राउंड चल रहा था, स्क्वायर आ गया तो कैसे फिट होगा? फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि राउंड होल था तो उसमें स्क्वायर फिट नहीं हो पा रहा. तो आंसर हो जाएगा अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब. राउंड होल था ना, राउंड होल में स्क्वायर जो है वो फिट नहीं हो पा रहा, सो स्क्वायर पैग इन राउंड होल, अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब. चलिए नेक्स्ट देखिए, फील द पिंच. फील द पिंच, इसका मतलब क्या होता है? गिव पेन, किसी को दर्द देना. एक्सपीरियंस हार्डशिप, मुश्किल का सामना करना. रेस क्वालिटी, डिमांड समथिंग, किसी चीज़ की डिमांड करना. फील द पिंच. फील द पिंच का मतलब होता है गिव पेन, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस हार्डशिप, कोई मुश्किल का सामना करना, ठीक है, मुश्किल से गुजरना. फील द पिंच, फील द पिंच सुना होगा कई बार. फील द पिंच, उस पिंच को, उस पेन को फील करो. फील करोगे जब एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को, तो एक्सपीरियंस हार्डशिप, एक्सपीरियंस हार्डशिप. नेक्स्ट देखिए, इट वॉज ऑल डैश, ही रियली डिडंट मीन व्हाट ही सेड. वो सब डैश था, उसका वो मतलब नहीं था जो उसने कहा. ही रियली डिडंट मीन व्हाट ही सेड, उसके वाक्य में वो मतलब नहीं था जो उसने बोला. तो इसके लिए हम कौन सा इडियम यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन के लिए? टंग इन चीक, storm in a teacup, tuck in, ball from the blue. Storm in a teacup. Storm in a teacup का मतलब होता है बात का बतंगड़ बनाना. क्या कभी एक टी कप में, चाय के कप में कभी तूफान आ सकता है? नहीं आ सकता. तो बात का बहुत बतंगड़ बना लेना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, उसे कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप. टक इन, टक इन का मतलब होता है कोई चीज़ फोल्ड करना, कोई क्लॉथ अंदर की तरफ फोल्ड करना, कोई बेड अरेंज करना, उसे कहते हैं. और ईट विद एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म एनर्जी, उत्साह के साथ कुछ खाना, इसे कहते हैं टक इन. फोल्ड करना कोई क्लॉथ या बेड अरेंज करना, 3 मीनिंग होते हैं टक इन के. और बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू, बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, मतलब अचानक से कुछ ऐसा घटना हो जाना जो आपने जिसकी उम्मीद नहीं की थी, क्या वो कुछ उम्मीद नहीं थी वैसा हो जाएगा, तो सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक शॉक कह सकते हो बॉल्ड फ्रॉम द ब्लू. तो यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि उसका मतलब नहीं था जो उसने कहा. टंग इन चीक, टंग इन चीक का मतलब क्या होता है? टंग इन चीक का मतलब होता है कोई चीज जॉकिंगली कह देना, मजाक मजाक में, पास में, हंसी मजाक में कुछ कहना, जॉकिंगली कहना. तो आंसर हो जाएगा इट वाज ऑल टंग इन चीक, मतलब वो मस्ती कर रहा ना, मजाक कर रहा था, उसका मतलब नहीं था जो उसने बोला. द टंग इन चीक मीन्स समथिंग सेड जॉकिंगली, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, मतलब किसी चीज को ज्यादा सीरियसली मत लो, उसने जो बोला वो जोक में बोला, मजाक में बोला. He said something jokingly, it should not be taken seriously. Boiled from the blue means a sudden or unexpected event. Tuck in means to eat with enthusiasm. Fold a cloth neatly and to arrange bed for someone. 3 मीनिंग है इसके. तो आंसर इसका टंग इन चीक होगा. टंग इन चीक मतलब कुछ जॉकिंगली कहना. नेक्स्ट है टू थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मीनिंग क्या होता है?
टू डू समथिंग विद केयर एंड अटेंशन, कोई चीज़ को ध्यान से करना। टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, आप कोई काम कर रहे हो लेकिन रिस्क की भी आप परवाह नहीं कर रहे। टू रोम हेयर एंड देयर एमलेसली, इधर उधर घूमना भटकना बिना किसी एम के, बिना किसी पर्पस के। टू गिव आंसर विद अटमोस्ट अटेंशन, बहुत अटेंशन के साथ केयरफुली आंसर करना। तो थ्रू कॉशन टू द विंड का मतलब क्या होता है? कॉशन का मतलब होता है कि केयरफुल रहना, केयरफुल रहना, कॉशियस, केयरफुल। थ्रो कॉशन, तो आपने कॉशन तो थ्रो ही कर दिया, इसका मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, तो आप केयरफुल नहीं रह रहे, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, कॉशन थ्रो कर दिया, ऐसे रखना। तो थ्रो कॉशन पता मीन्स का मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, ये चीज करना लेकिन आप रिस्क के बारे में, खतरे के बारे में बिल्कुल ना सोचना। नेक्स्ट देखिए, डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, मुश्किलों के बावजूद, सारा स्टार्टेड हर बिजनेस विद ग्रेट एनर्जी एंड हार्डवर्क, सारा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एनर्जी और हार्डवर्क के साथ, एंड परफॉर्म रिमार्केबली वेल इन द इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म किया। तो ये पार्ट स्टार्टेड हर बिजनेस विद ग्रेट एनर्जी एंड हार्डवर्क, स्टार्टेड हर बिजनेस विद ग्रेट एनर्जी एंड हार्डवर्क, इसका आपको बताना है इसके लिए कौन सा इडियम फिट होगा अंडरलाइन पार्ट के लिए। हिट द ग्राउंड रनिंग, hit the hay, spill the beans, let sleeping dogs lie. Hit the hay या hit the sack, इसका मतलब होता है go to bed, go to bed, सोने जाना। hit the hay और hit the sack को दोनों का मतलब होता है go to bed। ये तो होगा नहीं, तो बिजनेस स्टार्ट करने की बात की है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है, अभी हमने देखा था रिवील अ सीक्रेट, पॉल खोल देना, ये भी आंसर नहीं होगा। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई नॉट टू इन्वाइट द ट्रबल, अब जानबूझ के खतरा मोल नहीं देना, कि जानबूझ कर किसी लड़ाई में मत पहुंच जाना, सो कहते हैं लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब जिस सिचुएशन से ट्रबल हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, उसे अवॉइड करो। तो यहाँ पे तो कुछ स्टार्ट करने की बात हो रही है कि एनर्जी के साथ, हार्डवर्क के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो नहीं होगा, आंसर होगा हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग मीन्स टू स्टार्ट अ टास्क विद एंथुजियाज्म, एनर्जी, विदाउट एनी डिले, जब आप बिल्कुल एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ कोई काम शुरू करते हो, ठीक है, विदाउट एनी डिले, उसे कहते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग। तो ये आंसर होना चाहिए था, हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द है या हिट द सेक का मतलब तो होता है गो टू बेड। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मीन्स टू नॉट इंटरफेयर इन अ सिचुएशन दैट माइट कॉज ट्रबल, तो ऐसी सिचुएशन में मत कीजिए, ऐसी सिचुएशन में नहीं पढ़ना, इससे प्रॉब्लम्स। So answer here, hit the ground running. That means to start a task with energy, enthusiasm, and without any delay. Next is clear the decks. Clear the decks. इसका क्या मतलब है? To draw something down, to take something away, to remove unnecessary things for further work, to prepare for an event or course of action by dealing with anything that might hinder progress. To draw something down का मतलब होता है किसी चीज को रिड्यूस करना, कम कर देना, किसी चीज को एग्जॉस्ट करना, यूज करना, जैसे रिसोर्सेज को यूज करना, फंड्स को यूज करना। और एक इसका मतलब होता है विड्रॉ करना, फंड्स विड्रॉ करना, उससे अपने फंड्स विड्रॉ किए, उससे पैसे निकाले, उनका यूज करना, उसे हम कहते हैं विड्रॉ समथिंग, किसी चीज को रिड्यूस करना, उसको एग्जॉस्ट करना, यूज करना, या फिर फंड्स विड्रॉ करना, ठीक है। टू टेक समथिंग अवे, कोई चीज़ ले लेना किसी से। टू रिमूव अननेसेसरी थिंग्स फॉर फर्दर वर्क, जो चीज़ काम की नहीं है उसको हटा देना। टू प्रिपेयर फॉर एन इवेंट और कॉर्स ऑफ एक्शन, किसी इवेंट, किसी एक्शन के लिए प्रिपेयर करना। बाय डीलिंग विद एनीथिंग दैट माइट हिंडर प्रोग्रेस, और कोई भी चीज़ जो प्रोग्रेस को हिंडर कर सकती है, प्रोग्रेस को रोक सकती है, उससे डील कर लेना, उससे निपट लेना। तो क्लियर द टेक्स्ट का मतलब होता है, क्लियर द टेक्स्ट का मतलब होता है प्रिपेयर फॉर एन इवेंट और कोर्स ऑफ एक्शन, किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, किसी इवेंट या किसी एक्शन के लिए। बाय डीलिंग विद एनीथिंग दैट माइट हिंडर प्रोग्रेस, तो कोई भी चीज़ जो प्रोग्रेस को रोक सकती है, उससे डील करना, उससे निपटना, उसका सामना करना। क्लियर द डेट्स। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है। सीरी वॉज फीलिंग डैश आफ्टर रिसीविंग प्रेज फ्रॉम प्रोफेसर फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल। सीरी डैश फील कर रही थी क्योंकि प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, उसने शेड्यूल से पहले, टाइम से पहले ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। तो प्रोफेसर ने उसकी तारीफ की तो वो डैश फील कर रही थी।
अंडर द वेदर, इन द डार्क, इन द सेम बोट, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? बीमार होना, ठीक है। इन द डार्क, इन द डार्क एक तो मतलब वो लिटरली डार्क, लाइट ना होना, डार्क होना, अंधेरा होना। तो एक होता है इन द डार्क, अंधेरे में रखना, मतलब कोई चीज किसी से छुपाना। क्योंकि अब चीज इन द डार्क मतलब किसी चीज के बारे में किसी को ना बताना, अनइन्फॉर्म रखना, डार्क अंधेरे में गुप्त रखना कोई चीज किसी से, किसी को अंधेरे में रखना। इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम सिचुएशन में होना, स्पेशली प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं कि सेम डिफिकल्टी, सेम प्रॉब्लम होना, एक ही नाव पर सवार है, उनको एक जैसी सिचुएशन में, जैसे हालात में। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब सातवें आसमान पर, बहुत खुश होना। तो जब प्रोफेसर ने सीरी की तारीफ की कि उसने प्रोजेक्ट जो है टाइम से पहले ही खत्म कर दिया, तो डार्क फील तो करेगी नहीं, इन द सेम बोट का सेंस नहीं है, अंडर द वेदर तो सिक होता है, तो आंसर होगा ऑन द टॉप ऑफ द। इन द डार्क मीन्स विदाउट लाइट, केप्ट इन अनइन्फॉर्म, किसी को किसी चीज के बारे में बताना मत, अंधेरे में रखना। इन द सेम बोट मीन्स टू बी इन द सेम सिचुएशन और डिफिकल्टी, एक जैसी हालात में होना। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। सो जब हमने कुछ इडियम्स डिस्कस करे, होप यू लाइक इट एंड अंडरस्टूड। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज फील फ्री टू आस्क। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।